पहले आवाज चेक कर लो। हेलो। आज हम इस इंडिया और यूएस के रिलेशंस पे बात करने वाले हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन यूपीएससी एग्जाम। ठीक है। और इंडिया यूएस रिलेशंस में हमारा इंटरेस्ट काफ़ी होता है कि हम ये जानें कि इंडिया यूएस रिलेशंस कैसे डेवलप हुए और कैसे यहाँ तक पहुँचे। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आता है कि इंडिया यूएस रिलेशंस में डेवलपमेंट कैसे कैसे हुए। तो इसमें आता है फर्स्ट कि इंडिया यूएस रिलेशंस के बैकग्राउंड पे पहले हम बात करते हैं। हमारा जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ उसके बाद से लेकर आज तक इंडिया यूएस रिलेशंस में और मजबूती ही आई, वीक नहीं हुआ ये रिलेशंस। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उस समय जर्मनी और इटली दो सबसे ताकतवर कंट्री के रूप में उभर कर सामने आए थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो अरे अमेरिका ने जब हिरोशिमा नागासाकी पे बमबारी की, जापान जो है चाइना को हरा दे रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने नागासाकी पे जब बम गिरा दिया, एटम बम, इसके बाद से अमेरिका की ताकत पूरी दुनिया में सबसे अधिक मानी जाने लगी कि अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं जो किसी भी देश को हरा सकता है, यानी पूरी दुनिया के देश डरने लगे। दूसरी बात, अमेरिका की जो इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अगर हम 100 मान लें, यहाँ पे इस पर ध्यान देना, वर्ल्ड की इकोनॉमी को 100 माने तो अमेरिका जो है 19% वर्ल्ड इकोनॉमी को होल्ड करता है, चाइना 12% वर्ल्ड इकोनॉमी को होल्ड करता है। यह है आपका ए, अमेरिका। अमेरिका होल्ड करता है 12% वर्ल्ड इकोनॉमी को, चाइना होल्ड करता है, और हमारा 4.34% इंडिया होल्ड करता है वर्ल्ड इकोनॉमी को। तो अमेरिका देखिए, तीन तरीके की ही ताकत है, तीन तरीके की। पहली हमारी ताकत क्या है? पहली है इकोनॉमिक पावर। तो वर्ल्ड में अमेरिका इकोनॉमिक पावर में भी सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पे अब चाइना आया वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर में। अब ही हमारा स्थान तीसरा नहीं है, अभी हम जापान जर्मनी को बीट करें तो थर्ड पर आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा पावर है पॉलिटिकल, दूसरा पावर है इकोनॉमिकल, तीसरा पावर है सोशल। तो पॉलिटिकल पावर में भी अमेरिका सबसे अधिक है और इकोनॉमिक पावर में भी, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश अमेरिका की कृपा पर ही वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से लोन पा सकता है। जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा वहां से आपको लोन नहीं मिलेगा। जितने गरीब देश हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? उनको लोन की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है। तो जो पावर है सबसे बड़ा, जो इनिशियल स्टेज में अपना रोल प्ले करता है शुरुआत में ही, वो आर्थिक पावर ही है, आर्थिक शक्ति ही है। दुनिया जो है, कहते नहीं है पैसा ही सब कुछ नहीं, बट पैसे के बिना भी कुछ नहीं। अगर पैसा ही सब कुछ नहीं है तो पैसे के बिना कैसे कोई चीज करोगे? आज हथियार है, कुछ भी है, इस आधुनिक जमाने में भी मनी का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम कभी इग्नोर नहीं कर पाए। हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं, हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। बिना पैसे के लेबर क्या करेगा? ठीक है। माना कि वो एक स्टैटिक, जो कैपिटल होती है, स्टैटिक रोल ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता, डायनेमिक लेबर का ही होता है, लेकिन उसके बिना भी लेबर करेगा क्या? अगर कैपिटल ही नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे करेगा? तो वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका के रोल को नकारा नहीं जा सकता। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपने एक थियोरी नहीं पढ़ी होगी, मेरा इको भी बैकग्राउंड रहा है, सुम्पीटर की इनोवेटिव थियोरी। सुम्पीटर क्या कहता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप तकनीक से तरक्की कर सकते हो, नहीं है तो प्लानिंग से तरक्की कर सकते हो। पैसा नहीं, उन्हें प्लानिंग करना चाहिए। लेकिन हमारे दुनिया के जितने भी गरीब देश हैं वो प्लानिंग करते नहीं हैं। जैसे भारत में गरीब की कोई प्लानिंग नहीं होती, इनकम होती 5,000, खर्च रहता है खर्च रहता है 10,000। प्लानिंग करेगा तो 5,000 जो खर्च है 10,000 का, उसे कुछ मैनेज वो कर सकता है। और इकोनॉमिक क्राइसिस सबको है, अंबानी अडानी सबको, ये सोचते हो कि पैसा उनके लिए इनफ। जिसके पास जितना पैसा है उतने उसका बड़ा लेवल पे काम होता है। तुम अगर छोटा पैसा कमाते हो तो छोटे लेवल पे तुम्हारा वर्क भी है। मनी मैनेजमेंट करना होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा, तब आप सुपीरियरिटी आएगी आपके अंदर। अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करते हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, तो हमेशा टेंशन में ही जीते हो। बराक ओबामा दुनिया के राष्ट्रपति होते हैं, और दुनिया के कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, सॉरी। और अमेरिका के जब वो राष्ट्रपति बनते हैं तब भी वो क्रिकेट के लिए टाइम निकालते हैं। जितनी अपनी लाइफ की चीजें हैं पर्सनल, उसे भी मैनेज करते हैं। पूरी दुनिया जिसको देखना है उसके पास भी समय है, लेकिन हम छोटी छोटी नौकरी करते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं। जब हम बिजी रहेंगे तो अपने आप के लिए सोचेंगे कब कि और क्या करके डेवलपमेंट कर सकते हैं और हम क्या करें। कहीं पे अगर हमें नौकरी या कोई काम मिल जाता है तो उसे हम चेंज नहीं करते, क्योंकि वो भी इनकम चली गई तो कहाँ से आएंगे। चेंज करोगे, प्रोग्रेस तभी होगा।
प्लेन में बैठोगे, डर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जल्दी पहुंचोगे कैसे जब तक प्लेन की यात्रा नहीं करोगे। तो लाइफ जहाँ तक मुझे समझ आई कि ये पूरा लाइफ जो है अनसर्टेन है, रिस्क है। इसमें जो जितना ज़्यादा लेने को तैयार है उतने आगे बढ़ जाता है, जो हमेशा सेफ जोन में रहना चाहता है वो उतना ही पीछे रह जाता है। इसलिए हमेशा हिम्मत जुटाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े रिस्क लो और लाइफ में आगे जाओगे। ये बिजनेस एथिक भी कहता है, बिजनेस एथिक इसी को बोलते हैं। तो आज जब हम अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस की बात करते हैं, तो इस रिलेशंस पे अमेरिका ने सारे हिम्मत वाले फैसले लिए तो दुनिया में उसकी दादागिरी चली। जिन देशों ने सेफ जोन अपनाया वो सब ताकत के मामले में पीछे रहे। इसलिए हमेशा भी अमेरिका कहता है कि युद्ध जो है हथियारों से नहीं, बिल पावर से जीते जाते हैं। अगर आपके पास बिल पावर है, यूक्रेन और रसिया वार ले लो, लोगों ने कहा था बस एक दिन की बात है, हम भी सारे डिफेंस स्पेक्ट की बात सुन रहे थे, बस 3 दिन में कीव पे आ रहा है रूस कब्जा करने। कितने दिन से युद्ध चल रहा है, किससे लड़ रहा है यूक्रेन? बिल पावर से। वहां का प्रेसिडेंट के पास क्या है, युद्ध जिस दिन था उस दिन भी कहा देश नहीं छोड़ूंगा, देश के अंदर रहूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट से जो सेना है उसको और जोश आ जाता है। जहां सेना कुछ ना करने की स्थिति में होती है और ज्यादा हाईली मोबिलाइज हो जाती है। तो हमेशा लगता है कि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आपके कार्य का क्षेत्र हो, चाहे कहीं कुछ भी कर रहे हो आप, हर जगह बस एक ही जरूरत है, आपकी इच्छा शक्ति की। आप में है कितना दम, आपके अंदर कितना विल पावर है किसी भी चीज को फेस करने की। तो जितना ही ज्यादा आपका पावर होगा उतना ही उस चीज को आप फेस कर पाओगे। और ताकत किससे है? ज्ञान से है, हथियार से कोई ताकत नहीं होती है। नॉलेज इज पावर, जो ज्ञान है वही शक्ति है। तो जो जितना ज्ञानी है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है। और जब भी किसी से बात करो तो उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर बात करो कि उसकी योग्यता क्या है। तुम हर किसी के साथ एक जैसे ही टॉक करते हो, बिल्कुल गलत बात है। जब भी किसी से बात हो तो सामने वाला कितना पढ़ा लिखा है उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर ही बात करो, तो ही लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। आगे फिर हम बात करते हैं कि अब हमारे कोल्ड वार आए। कोल्ड वार एक ऐसा वार है जहां युद्ध तो नहीं लड़ा जाता, बट युद्ध जैसी ही स्थिति होती है कि वो कुछ प्लानिंग अपनी बताता है, हम कुछ उसे बताते हैं। जैसे इंडिया चाइना में भी काफी कोल्ड वार चलते हैं, पाकिस्तान और इंडिया में भी कोल्ड वार चलते हैं। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका और रसिया का कोल्ड वार चलता रहता है। ऐसे दुनिया के बहुत से देश हैं, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया कोल्ड वार। लेकिन कोल्ड वार ही आगे जाकर हॉट वार में कन्वर्ट होता है। वार नाम ही उसका युद्ध है। अभी बातों से युद्ध हो रहा है, फिर हथियारों से युद्ध शुरू हो जाता है। तो इसकी जो एक डेवलप स्थिति है वो यही है कि कोल्ड वार जो है कुछ दिन बाद किस में बदल जाता है? हॉट वार में बदल जाता है। तो अमेरिका का जो रोल रहा है वो भारत के प्रति, पहले इतना इंडिया के फेवर में इसका रोल नहीं था, लेकिन अब इसका रोल इंडिया के फेवर में है। ठीक है, ये नहीं बढ़ रहा है, कैसे होगा? ठीक है, इंडिया के फेवर में अब इसका रोल हो गया, पहले नहीं था। तो हमने एक जो ये बनाया हुआ है पीपीटी, इसमें हमने बिल्कुल यूपीएससी के हिसाब से ये आंसर और पीपीटी दिया। अगर आप इसको सारे नोट करते चलते हो तो यूपीएससी एग्जाम के सारे आंसर आप कर सकते हो। अब ये इंग्लिश में क्यों है? क्योंकि आजकल यूपीएससी जो है हिंदी मीडियम को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में कंपलसरी में पास हो जाते हैं, और मैटर भी आईएएस का एक स्टैंडर्ड वाला वो इंग्लिश में ही अवेलेबल होता है। तो मैटर तो इंग्लिश में है, बट हम हिंदी में से एक्सप्लेन करते रहेंगे, जिससे हिंदी मीडियम तैयारी करने वाले बच्चों को भी इसका फायदा मिलता रहे, जो भी हमारे भाई बहन हिंदी में तैयारी कर रहे हैं। कवर इन बिटवीन द यूएस एंड चाइना, द पोस्ट वर्ल्ड वार इरा हैज बीन इंटरेस्टेड ऑफ इंडिया एंड यूएसए। तो इंडिया एंड यूएसए का रिलेशन देखो, जब चाइना से हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं तो हमें यूएस के रिलेशन का पूरा फायदा मिलता है। चाइना के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट होता है तो यूएस रिलेशन का, क्योंकि चाइना के साथ डिस्प्यूट में रसिया उतना हमारा मददगार नहीं हो सकता, क्योंकि रसिया के आपस में चाइना से भी रिलेशन हैं। लेकिन अमेरिका हमारा सबसे बड़ा हेल्पर हो सकता है, यूरोपीय देश हमारे हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ हमें दोनों रिलेशंस का फायदा मिलता है जो हम बैलेंस करके आ रहे हैं। इसके बाद आता है कि कोल्ड वार स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, और कोल्ड वार के बाद हुआ क्या? फिर आता है शेयर आइडिया ऑफ यूएस इन इंडिया। आज हम पूरी दुनिया में डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में यूएस के साथ पार्टनरशिप निभा रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रेड पार्टनर भी यूरोप के बाद यूएसए ही हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। लेकिन 2008 की सब प्राइम क्राइसिस के बाद
हमने देखा कि अमेरिका में जितना घाटा है, देखो मान लो कि हमारा कोई कंट्री ट्रेड पार्टनर है, हमारा कोई कंट्री ट्रेड पार्टनर है, ये मानते हैं हम ट्रेड पार्टनर है, मान लो अमेरिका हमारा ट्रेड पार्टनर है 20%, अमेरिका में रिसेशन चल रहा है, तो हमारी इकोनॉमी पर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? 20%। अब हमारा ट्रेड पार्टनर है चाइना, वहाँ रिसेशन चल रहा है, कितने परसेंट का ट्रेड पार्टनर है? 20% का, तो हमारी इकोनॉमी पर रिसेशन का कितना प्रभाव पड़ेगा? 20%। ऐसे इससे आगे हम जाएं तो जहाँ पे जो हमारा ट्रेड पार्टनर होगा और जिस लेवल पर हमारी पार्टनरशिप उससे होगी, जब वहां पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उतना इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर भी उसका पड़ता है। इसके बाद आता है पार्टनरशिप हैज फाउंडेशंस। पार्टनरशिप हैज फाउंडेशंस इन ए कॉमन वैल्यू इंक्लूडिंग द रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। हमारे हमेशा दो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश कहे जाते हैं, एक अमेरिका, दूसरा इंडिया। यहाँ पर फुल डेमोक्रेसी है, बाकी कुछ देशों में सिंगल पार्टी का शासन है। अमेरिका में भी प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दोनों की गवर्नमेंट का जो बेस है वो अलग अलग है, वहाँ प्रेसिडेंट सुपर है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर। बट दुनिया के सबसे दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और ये दुनिया को संदेश देते हैं कि हमसे ज़्यादा डेमोक्रेसी वाला कोई देश नहीं। अब इकोनॉमिक रिलेशन यूएस इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, एफडीआई फ्रॉम मोर देन 50 बिलियंस। एफडीआई अमेरिका से हमारे देश में कितनी आती है? 50 बिलियन एफडीआई। अब एफडीआई के फायदे क्या हैं? हम लेबर ओरिएंटेड कंट्री हैं, अमेरिका कैपिटल ओरिएंटेड कंट्री है। अगर हम दोनों आपस में मिल जाएं तो उनके यहाँ से कैपिटल आएगा और हमारे यहाँ का लेबर, दोनों आपस में जब मिलेगा तो बट नेचुरल है, फायदा ही फायदा है। कैपिटल और लेबर आपस में मिल जाएंगे तो प्रोडक्शन होगा। तो अमेरिका के साथ दोस्ती हमारी किसी भी मामले में क्या है? चाइना के साथ आपकी ट्रेड पार्टनर आपके फेवर में नहीं है, चाइना के फेवर में, लेकिन अमेरिका के साथ जो ट्रेड पार्टनर है वो आपके फेवर में है। इसलिए यूएस को ट्रेड पार्टनर बना के रखना चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। यूएस हमारा ट्रेड पार्टनर बना रहे तो अच्छा है। फिर आता है नेक्स्ट आता है एनर्जी कॉपरेशन इन यूएस इंडिया लॉन्च ए बायलैटरल स्ट्रेटजी एनर्जी पार्टनर इन 2018 इनहेंस एनर्जी सिक्योरिटी बोलस्टे स्ट्रेटजिक ऑफ एलिमेंट ऑफ ईटीसी। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि हमारा एनर्जी पार्टनर जो है अमेरिका ही सबसे बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस रास्ते पर चलकर अमेरिका इतना आगे बढ़ा और एनर्जी की शुरुआत ही वहीं से, एडिसन ने बल्ब का फिलामेंट बनाया था, वो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका में 1882 में। तो स्ट्रेटजिक पार्टनर इन क्लीन एनर्जी, कैसे एक अच्छी ऊर्जा तैयार करें, ये भी हम अमेरिका के साइंटिस्ट से मदद ले सकते हैं, सोलर सिस्टम डेवलप करके, अदर ढेर सारे चीज़ों को डेवलप करके। तो इंडिया हैज स्टैटिक इंपोर्टिंग क्रूड एंड एलएनजी यूएस एंड रिसेंटली। तो अमेरिका की जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी है एनर्जी डेवलप करने की, उससे इंडिया काफ़ी कुछ सीख सकता है और उसे आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। क्योंकि ये जो पूरी दुनिया, जैसे हम एक पर्सनल लाइफ में हर किसी पर्सन से कुछ सीखते हैं, फिर उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे लाइफ का एक डेवलपमेंट का बेस बनता है। हमने कुछ सीख लिया, कुछ डेवलपमेंट किया, तो हमारे लाइफ का बेस बनता गया। तो इसी तरह से हम इसको एक आधार बनाते हैं और इसको डेवलपमेंट के आधार पे आगे ले जाते हैं। न्यूक्लियर कॉपरेशन इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट वाज साइन इन 2008। इंडिया और यूएस ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट को साइन किया था कि हथियारों का प्रयोग ना हम करेंगे पहले और ना तुम्हें करना है। दूसरा इस एग्रीमेंट की बात ये थी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये हमारी सुरक्षा के लिए हैं, ठीक है, और लेकिन दूसरे की भी सुरक्षा बनी रहे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। साइनिंग ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट ऑफ वेस्ट हाउस यूएस कंपनी बिल्ट इन 6 न्यूक्लियर रिएक्टर आंध्र प्रदेश। और न्यूक्लियर रिएक्टर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस भी करते हैं। यहाँ पे कास्ट लगभग बहुत कम आती है। बिजली जो हमारी महंगी है वो इसीलिए है क्योंकि हम न्यूक्लियर रिएक्टर से अगर इसके प्रोड्यूस करने लगें तो बिजली काफ़ी सस्ती हो जाएगी, लगभग 10-15 रुपये के बजाय 10-15 पैसे पर यूनिट हो जाएगी। और ये 2020 के बाद हमने ये टारगेट रखा हुआ था और आज उस एरिया में हम काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर एनर्जी सबसे सस्ती मिलने लगेगी तो हमारी इंडस्ट्री एनर्जी से, गांव में भी लाइट हो तो सारे काम बिजली से, तो जैसे जैसे बिजली प्रोडक्शन हम बढ़ाते जाएंगे हम डेवलपमेंट्स के एरिया में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। डायलॉग एंड मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ व्यू
इशू ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। आज हमारा क्या है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट वेंचर बने हुए हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ वो सब कुछ रिलेशंस में शेयर करते हैं जो एक पर्सनल रिलेशंस में भी होता है, लेकिन ये भरोसे पर टिका होता है हम कितना करें और किस लेवल पे मेंटेन करें। 2+2 डायलॉग, विदेश मंत्री मिलते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री मिलते हैं, तो ये 2+2 डायलॉग है, जब दो मंत्री, वहाँ के दो मंत्री, हमारे यहाँ के दो मंत्री आपस में बात करें। फिर आता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ बोथ आर पार्ट क्वाड ग्रुपिंग। अमेरिका की अगुवाई में हमने क्वाड ग्रुपिंग में शामिल हुए, इससे हमें एशिया में जो है वो ताकत मिली कि क्वाड के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हमारी सुरक्षा समृद्धि पर कोई खतरा आता है तो अमेरिका की इसमें हम मदद ले सकते हैं, ये भी जरूरी है। यूएस हैज एक्सप्रेस्ड स्ट्रांग सपोर्ट फॉर इंडिया कैंडिडेट फॉर परमानेंट सीट रोल इन एक्सपेंडेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आज हम पूरे जो सुरक्षा परिषद है उसके परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम वहाँ परमानेंट मेंबर बन जाएंगे तो जो ताकत रूस के पास है, जो ताकत अमेरिका के पास, जो चाइना के पास, वो ताकत हमारे पास भी आ जाएगी, इसलिए वहाँ का हमें मेंबर बनना चाहिए। एनएसजी ग्रुप में अगर हम शामिल हो जाते हैं तो न्यूक्लियर की जो रिक्वायरमेंट है और जो न्यूक्लियर प्रोड्यूसर कंट्री हैं वो हमें न्यूक्लियर सप्लाई कर सकेंगे, जिससे हमारी एनर्जी जो हाउस है इलेक्ट्रिक वाला वो तेज़ी से डेवलप कर जाएगा, क्योंकि यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को। यूएस एक्सप्रेस इंडिया एंड द इंटरनेशनल रिलेशन G7। इंडिया को अगर दुनिया के टॉप G7 में शामिल कर लिया जाता है, जो टॉप इकोनॉमी वाले कंट्री हैं उसका अगर इंडिया पार्ट हो जाता है तो G7 वाले देशों से सीधे मदद इंडिया को मिलने लगेगी। इसलिए एक बड़ा ग्रुप जो ट्रेड पार्टनर है वो WTO है, लेकिन छोटे छोटे ट्रेड पार्टनर ग्रुप बहुत ढेर सारे बने हुए हैं, उन ट्रेड पार्टनर ग्रुप को भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। रिलेशन हैज इमर्ज इन मेजर पिलर ऑफ इंडिया यूएस स्ट्रेटजी पार्टनरशिप विद द साइनिंग न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन इन 2005। तो इंडिया यूएस का जो डिफेंस रिलेशन है वो 2005 के बाद बहुत तेजी से डेवलप हुआ, बहुत तेजी से स्ट्रांग होता गया। आज दुनिया इस डिफेंस रिलेशंस के बारे में जान रही है कि इंडिया अमेरिका का रिलेशन इतना कमजोर नहीं है, इंडिया अमेरिका का रिलेशंस काफ़ी मजबूत है, प्रगाढ़ है, और इतना जल्दी ये टूटने वाला नहीं है। और इसके पीछे इकोनॉमिक कारण भी हैं, और इसके पीछे डिफेंस कारण भी हैं, और इसके पीछे सोशल कारण भी हैं, दोनों कारण हैं। क्योंकि यूएस सबसे ज़्यादा इंडिया के सोसाइटीज़ में भी इन्वॉल्व रहता है, यूएस सबसे ज़्यादा हमारे पॉलिटिकल्स जो एक्टिविटीज़ है उस पर भी उसकी नज़र होती है। 2014 emerged the top arm supplier of India by overtaking Russia, US। आज दुनिया में जो हथियारों की सप्लाई है, पहले अमेरिका और रूस ही किया करते थे, लेकिन अब हम तेजी से खरीद रहे हैं, खरीदार भी पहले थे हम ही, और अब हथियार बना बना के बेच भी रहे हैं। 2014 के बाद ऐसा हो रहा है कि हम दुनिया को अब हथियार बेचने वाली स्थिति में आ गए। यूएस मूव टू इंडिया टू टेयर फर्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ ट्रेड authorization for the unlicensed expert sensitive defense item of India। आज हम जितने भी सेंसिटिव आइटम हैं वो सब डिफेंस में इंडिया में डेवलप हो रहे हैं। पहले इन सब पर हम रसिया या अमेरिका पर डिपेंड रहते थे, वहीं से हम मंगाते थे। इंडिया कंडक्ट मोर एक्सरसाइज विथ यूएस फोर्सेस विथ एनी ऑफ कंट्री, आवास, वज्रा, पहाड़। इंडिया जो है यूएस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती है, इससे उन देशों की मोरल वैल्यूज कम होती है कि अगर हम इंडिया के साथ कुछ करते हैं तो यूएस और इंडिया दोनों मिलकर हमारा सामना करेंगे, या दोनों की जगह की जो वो है आर्मी है वो हमारे साथ वो करेगी, यानी हमसे निपटने की कोशिश करेगी। इसके बाद आता है स्ट्रेटजिक कवरेंस बैलेंसिंग। चाइना राइज द इंटरनेशनल सिस्टम एंड मोर पार्टिकुलरली in the Indo-Pacific region is a clear strategy coverage between India and the United States। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट में ये सारी डेवलपमेंट हमने देखी, और ये स्ट्रेटजीज पर भी हम काम कर रहे हैं कि आज बायलैटरल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, सब जगह इंडिया और यूएस दोनों के आपस में एक कंबाइंड रिलेशंस और डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं। द सिक्योरिटी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिकॉग्नाइज टू इंडिया and leading power a global strong to strategy and defense partner and seek to increase quadrilateral cooperation ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। आज जो क्वाड बना हुआ है वो क्वाड में कौन चार देश हैं? इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान।
ये 4 देश हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडो पैसिफिक, द यूएस अंडर पिवट टू एशिया पॉलिसी एंड द पैसिफिक स्ट्रेटजी व्यू इंडिया एन आइडियल बैलेंसर टू द चेक द एग्रेसिव राइज ऑफ चाइना। इंडिया जो है एक शांत देश है, बैलेंस रखने वाला देश है, एक मजबूत डेमोक्रेसी है, जबकि चाइना हमेशा अग्रेसिव रहता है। अपने पड़ोसियों से चाइना के किसी से रिलेशन अच्छे नहीं, सबके साथ कुछ ना कुछ चाइना करता ही रहता है। इसलिए चाइनीज फोर्सेस हमेशा बॉर्डर पर ही रहती हैं। इसलिए ये बात भी मैंने कहा कि चाइना जरूर बड़ा है, फोर्स ज़्यादा है, लेकिन चाइना जितने भी उसके आसपास देश हैं सबसे उलझा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सभी देशों को मौका मिल जाएगा, जैसे इंडिया और चाइना वार होगा वो भी हमला कर देंगे, फिर चाइना की स्थिति और बुरी हो जाएगी, चारों तरफ से मार पड़ेगी। तो इंडिया से इसलिए चाइना कभी जल्दी उलझना नहीं चाहेगा। इंडिया डायस्पोरा जो एक्टिंग ऑफ कैटलिस्टिक टू द क्लोजर स्ट्रॉन्ग टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, collaborations in the science and technology, joint mission इसरो। इंडिया का इसरो, पाकिस्तान और भारत दोनों अलग अलग जब एक देश बने थे तभी इसरो हमारे देश बना। पाकिस्तान में भी डेवलपमेंट में बहुत पीछे है वो, जबकि इंडिया का इसरो आज दुनिया के टॉप देशों के टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रहा है। बायलैटरल जॉइंट वर्किंग ग्रुप इन सिविल स्पेस कोऑपरेशन प्रोवाइडिंग फोरम ऑफ डिस्कशन ऑन जॉइंट एक्टिविटीज इन स्पेस, काउंटर टेररिज्म। देखिए, टेररिज्म दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, आतंकवाद, और इससे निपटने के लिए काउंटर टेररिज्म की ज़रूरत है कि उससे कैसे निपटा जाए, कैपेसिटी डेवलप की जाए, आपस में इंफॉर्मेशन रिलेशन एक दूसरे देश का एक दूसरे देश में ट्रांसफ़र किया जाए, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा या जल्दी से जल्दी हम इस टेररिज्म से बाहर निकल सकते हैं, या इसके उपयोग से हम बहुत जल्दी बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। चैलेंजेज इन इंडिया यूएस रिलेशन, यूएस पाक रिलेशंस। देखिए, यूएस के साथ हमारे रिलेशन है तो पाक भी कंट्रोल में है। अफगानिस्तान में आपने देखा, यूएस के साथ आपने वहाँ पे सारा कुछ किया था, डेवलप किया था, लेकिन जब प्रॉब्लम आई तो यूएस ने आपको कॉन्फिडेंस में लिए बिना वहाँ फैसले कर लिया सेना की वापसी का, जो हमारे रिलेशन के बीच थोड़े बहुत डिफरेंसेस पैदा करता है। लेकिन जब आप किसी के साथ इतने मजबूती से रिलेशन में रह रहे हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो उसकी इग्नोर करनी पड़ेंगी। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, कंसर्न ऑफ चाइना, currency manipulation tax for India. India is a country of particular concern. India is a country of particular concern. हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे किस किस देश से और कैसे कैसे डेवलपमेंट हमारा हो रहा है, और ये डेवलपमेंट का आधार क्या है, डेवलपमेंट किस लेवल पे हो रहा है। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी जीत होती है इन कार्यक्रमों को लेकर। अब आता है WTO के जितने डिस्प्यूट्स हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स, WTO जितने भी डिस्प्यूट्स हैं ये भी ट्रेड को लेकर हैं। ये ज़्यादातर मल्टी कंट्रीज होते हैं, उनमें होते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है, जब हम इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वहाँ पे होता है मीगा। मीगा के थ्रू अगर कोई इन्वेस्टमेंट किसी भी एमएनसी कंपनी में किया जाता है तो आपके 90% मनी की सिक्योरिटी की गारंटी देता है कि पैसा आपका किसी कीमत पे डूबेगा नहीं। इसलिए ज़्यादातर लोग मीगा के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इकोनॉमी में, मीगा के थ्रू ही वो इन्वेस्टमेंट करके खुश रहते हैं। ठीक है, मीगा के थ्रू इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। फिर आता है इंडिया वाज द ह्यूज बेनिफिशरी। इंडिया जो है आज पूरी दुनिया में डेवलपमेंट्स के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और कुछ दिन बाद इंडिया 2030 के बाद, ये अमेरिकन इकोनॉमिक्स की ही रिपोर्ट है कि इंडिया ही पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को होल्ड करेगा। सबसे अधिक डॉक्टर, सबसे अधिक इंजीनियर, सबसे अधिक पैसे वाला देश भारत बनेगा। लेकिन ये लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका दूर दृष्टिकोण नहीं है, वो दूर की सोचते नहीं है, इसलिए उनका इस पर भरोसा नहीं। पार्टनरशिप बिटवीन द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज critical and should be continue to strengthen in the response increasing Indo-Pacific region so that send in unicable single sovereignty and international law respected. US to have a positive vision of strategy convergence between India and US and fully appreciate need to two country the work together not to only mutual benefits but also the sake of global peace. आज हम हमेशा एक शांति की बात करते हैं, तो शांति कब बनी रह सकती है? जब दुनिया में कोई एक सुप्रीम ताकत हो। एक देश में एक ताकत है तो देश में शांति है। पूरी दुनिया की एक ताकत हो, उसके आदेश हर कोई माने तो पूरी दुनिया में शांति रहेगी। नहीं तो अगर कोई ऐसा पावर नहीं होगा जैसा यूएस रोल प्ले कर रहा है, तो हमारे पूरे दुनिया में
अशांति ज़्यादा फैलेगी। तो शांति बनी रहे इसलिए एक सुपर पावर का होना जरूरी है, और इंडिया यूएस रिलेशन आपस में स्ट्रांग रहेंगे तो ये शांति को ही बढ़ावा देंगे। ये रिलेशन शांति की तरफ ही जा रहे हैं और शांति रखने में इनका बहुत बड़ा रोल होगा। तो इंडिया यूएस रिलेशन पर एक शॉर्ट कमिंग समरी टाइप की बात हमने कर ली। ये तो हमारी डेमो क्लासेस है सारी चल रही हैं, लेकिन जब हमारी डिटेल में क्लासेस आएगी जो नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाली है, जो यूपीएससी प्री और मेंस मोटिव क्लास होगी, तो उसमें हम इस पर सारा डिस्क्राइब बात करेंगे और आपको और डिटेल में इसके आंसर बताएंगे। अभी तो हम आपको ये बता रहे हैं हम पढ़ाएंगे कैसे और किस तरह से हम लेके आएंगे अपना प्रोग्राम। तो अभी आप देखते जाइए हमारे फ्री के लेक्चर जो सीक्वेंस में नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टेड टॉपिक पे हमें लेक्चर दे रहे हैं जिसका सबसे अधिक फायदा आपको होने वाला है। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।